आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइनर्स एंड कॉफैक्टर्स के बारे में, ठीक है। जबकि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या कि डिटर्मिनांट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, माइनर्स एंड कॉफैक्टर्स को। देखिए माइनर्स एंड कॉफैक्टर्स, देखते हैं पहले माइनर्स को क्या होता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. Minor of an element Aij is denoted by कैपिटल MAij, ठीक है। देखिए क्या कहता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनांट इज द डिटर्मिनांट, यानी कि माइनर जो है हम किसी डिटर्मिनांट के एलिमेंट का फाइंड करते हैं, ठीक है। माइनर भी क्या होता है, ये भी कोई डिटर्मिनांट ही होता है। क्या कहा, माइनर ऑफ एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनांट इज द डिटर्मिनांट, है ना। माइनर भी क्या होता है, ये भी कोई डिटर्मिनांट ही होता है जो किसी एलिमेंट का फाइंड करते हैं। और उसको कैसे फाइंड करते हो, obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lie। यानी क्या, हमको एलिमेंट Aij का फाइंड करना है माइनर, तो वो एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में लाई करता है, वो रो और वो कॉलम को डिलीट करने से जो बचा डिटर्मिनांट, उस डिटर्मिनांट को उस एलिमेंट का माइनर कहते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Mij, यानी क्या, एलिमेंट Aij के माइनर को कैपिटल Mij से हम लोग डिनोट करेंगे। यदि कहा जाए जैसे कि मान लो क्या, एलिमेंट A12 है तो इसके माइनर को लिखेंगे किससे, कैपिटल M12 से लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, एक लेते हैं एग्जांपल कि किसी एलिमेंट का कैसे फाइंड करते हैं माइनर। देख लीजिए एग्जांपल लेते हैं। लेट डेल्टा इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है। तो माइनर जो है सारे एलिमेंट का भी कह सकता है या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में भी कह सकता है, ठीक है। मान लो क्या यहाँ पे आपको कहा गया कि एलिमेंट 2 का फाइंड कीजिए माइनर। फाइंड किसका एलिमेंट है, 2, एलिमेंट 2 का आप फाइंड कीजिए क्या माइनर क्या होगा, ठीक है। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 2
ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो माइनर ऑफ एलिमेंट क्या है 2, एलिमेंट क्या है 2, और इस एलिमेंट 2 का पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट 2 का पोजीशन क्या है, तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जिसको क्या लिखते हैं हम लोग A12 लिखते हैं ना, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, और हमने क्या कहा, माइनर को डिनोट किया जाता है किससे, MIJ से, तो एलिमेंट कौन सा है, A12 है, तो आप क्या लिख सकते हो, M12, कैपिटल M12। अब इसको कैसे ज्ञात करोगे, तो क्या कहा, जिस एलिमेंट का फाइंड करना होता है वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो वो रो वो कॉलम डिलीट हो गया, बचा क्या बचा 4 6 7 9, यानी कि जो बचा उसे भी हम डिटर्मिनेंट में ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पर कहता है क्या, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट, वो भी क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट ही होता है, ठीक है। तो पहला वाला जो डिटर्मिनेंट है वो ऑर्डर 3 का है, बाद वाला क्या है, ऑर्डर 2 का है। यदि पहले वाला डिटर्मिनेंट ऑर्डर 4 का होगा तो जो बाद में मिलेगा वो ऑर्डर 3 का होगा, ठीक है। यानी कि माइनर में जो मिलता है डिटर्मिनेंट उसका ऑर्डर पहले वाले से एक ऑर्डर क्या होता है, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप फाइंड कर ही सकते हो, 4 को 9 से मल्टीप्लाई 36 माइनस 7 को 6 से मल्टीप्लाई 42, दिस इक्वल्स टू कितना आया, -6, यानी एलिमेंट 2 का माइनर क्या निकला, -6 निकल गया। किसी भी एलिमेंट का आप माइनर फाइंड कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का। यदि आपको कहा जाए क्या कि एलिमेंट 9 का फाइंड कीजिए, किसका, 9 का, तो माइनर ऑफ क्या 9, माइनर ऑफ किसका 9 का पोजीशन क्या है, M33, यानी किसका पोजीशन A33 है, तो उसको किसे लिखेंगे, कैपिटल M33। दिस इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, तो ये 9 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट, बचा क्या 1 2 4 5, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 4 5। अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व, 1 को 5 से पहले मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ ये 5 -8, दिस इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो हम इस तरह सारे एलिमेंट का हम लोग फाइंड दिखा सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यदि होता ऑर्डर 2 का होता, ये एग्जांपल फर्स्ट मान लो ऑर्डर 2 आप देते हैं, लेट डेल्टा इक्वल्स टू 1 3 4 8 ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें कह दिया फाइंड कीजिए माइनर, हमको निकालना एलिमेंट 1 का, किसका 1 का निकालना है, माइनर ऑफ 1। तो माइनर ऑफ 1 कैसे निकलेगा, तो 1 किस रो में है, 1 किस कॉलम में है, वो रो वो कॉलम क्या बच गया 8, सीधे कितना लिख 8 देंगे लिख। हमको फाइंड करना है 3 का, माइनर ऑफ 3, दिस इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, कितना आया 4। हमको फाइंड करना है माइनर ऑफ 4, ये कितना निकलेगा 3, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल। हमको फाइंड करना है 8 का, दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो माइनर आपने क्या देखा कि जब भी ज्ञात करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर 1 का फाइंड नहीं करेंगे, ऑर्डर 2 या उससे अधिक ऑर्डर वाले को फाइंड करेंगे, क्लियर है। तो ये था क्या माइनर। अब देखते हैं किसको, कोफैक्टर्स को। अब देखते हैं कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट
aij is denoted by कैपिटल Cij, ठीक है, और कैपिटल Aij and is defined by cofactor of an element Aij is denoted by Cij और Aij। किसी एलिमेंट Aij के कॉफैक्टर को कैपिटल Cij या कैपिटल Aij से डिनोट किया जाता है, तो हम कैपिटल Aij से कर रहे हैं डिनोट, ठीक है। अब इसको डिफाइन किया गया, दिस इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस जे। ये आई जे क्या है, इस कैपिटल ए का जो सफिक्स है उसी सफिक्स का यहां पे सम होता है, ठीक है, इनटू कैपिटल एम आई जे। और ये कैपिटल एम आई जे क्या है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, माइनर दे देंगे, व्हेयर कैपिटल एम आई जे इज माइनर ऑफ एलिमेंट क्या, ए आई जे, ठीक है। लेते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of all elements of the determinant -1, 4, 5, 7, ठीक है। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनांट दिस। इस डिटर्मिनांट के सारे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड कीजिए, ठीक है। देखिए जो दिया गया डिटर्मिनांट है उसको हम मान लेते हैं, पहले क्या मान लेंगे, डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल्स टू -1, 4, 5, 7, ठीक है। अब माइनर फाइंड करना है, एलिमेंट किसका, -1 का, 4 का, 5 का, 7 का। तो देंगे क्या, जैसे फाइंड करते थे हम लोग, माइनर ऑफ -1 इक्वल्स टू दिस रो दिस कॉलम डिलीटिंग क्या बचा, 7, ठीक है। फिर क्या दीजिएगा, माइनर ऑफ, अब क्या है 4, तो दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या देंगे 5। फिर क्या देंगे, माइनर ऑफ 5 दिस इक्वल्स टू दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 4। फिर क्या देंगे, माइनर ऑफ 7 इक्वल्स टू क्या होगा, दिस रो दिस कॉलम दिस कैंसिल -1। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका हो गया M11, ये क्या हो गया M12, ये क्या हो गया M21, ये क्या हो गया M22। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ माइनर को फाइंड किया। अब हमको क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स को। देखते हैं कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या, -1, ठीक है, -1। और हमने क्या कहा, कोफैक्टर को डिनोट करते किससे, कैपिटल ए आई जे से। एलिमेंट ए आई जे के कोफैक्टर को कैपिटल ए आई से डिनोट करते हैं। तो इस एलिमेंट -1 का पोजीशन क्या है, तो A11, तो क्या लिखेंगे यहां पर, कैपिटल A11, ठीक है। दिस इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, -1 टू दी पावर i प्लस जे। ये आई जे क्या है, इस कैपिटल ए का सफिक्स होता है। तो यहां पे देंगे -1 टू दी पावर 1 + 1 इनटू क्या होता है, माइनर एम आई जे। तो इनटू क्या देंगे
कैपिटल M11, ठीक है। दिस इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 2 -1 स्क्वायर, तो कितना हुआ ये, प्लस M11 फाइंड कर चुके हैं, कितना है 7 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 4, कोफैक्टर ऑफ 4, दिस इक्वल्स टू, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है A12, इसके कोफैक्टर को क्या लिखोगे, कैपिटल A12, दिस इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है -1 टू दी पावर, इस A का सफिक्स ना, सफिक्स क्या 1 2, तो 1 प्लस 2 इंटू क्या देते हैं Mij, मतलब क्या M12, दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर 3 माइनस M12 कितना है 5, दे देंगे क्या, कितना 5। नेक्स्ट क्या एलिमेंट है 5 है, कोफैक्टर ऑफ 5, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है A21, इसके कोफैक्टर को क्या लिखेंगे, कैपिटल A21, दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू क्या होगा माइनर इंटू M21, दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर 3, नेगेटिव हो जाएगा ये, इंटू M21 कितना है ये 4, ठीक है। लास्ट एलिमेंट क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या है 7, दिस इक्वल्स टू, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है A22, उसके कोफैक्टर को कैपिटल A22, दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर दिस प्लस दिस 2 प्लस 2 इंटू M22, दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर 2 प्लस 2 4, पॉजिटिव M22 कितना है -1, ठीक है। तो ये आपका था माइनर, और ये भी क्या फाइंड किए हम लोग कोफैक्टर्स। तो किसी भी डिटरमिनेंट के, है ना, सारे एलिमेंट या कुछ ही एलिमेंट का हम लोग माइनर और कोफैक्टर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 दे देते हैं। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ all elements of 1 5 -7 8 0 4 3 2, यहाँ पर दे दो कुछ 9 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट जो लिए थे, इसके पहले एग्जाम्पल वो ऑर्डर 2 का था, अभी हमने क्या लिया ऑर्डर 3 का ले लिया। तो इस डिटरमिनेंट के क्या कहा, ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का हमको कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। और कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमको माइनर को भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनर को पहले फाइंड कर लेंगे, तब फिर उसके बाद कोफैक्टर को फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसका एक तरीका यह भी है कि हम डायरेक्ट कोफैक्टर को भी फाइंड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहले निकाल लें माइनर और तब फिर उसके बाद कोफैक्टर को फाइंड करें, ये जरूरी नहीं है। हमको यहाँ पर कोफैक्टर्स ही सिर्फ पूछा है, तो यहाँ पर लिखा होता फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, तब तो दोनों को सेपरेट निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां क्या पूछा है, कोफैक्टर्स फाइंड पूछा करने के लिए। तो कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए माइनर की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले आप निकालो माइनर, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, उसी में ये माइनर आपको चला आएगा, ठीक है। तो मैं करता हूं क्या, इसे डायरेक्ट बनाता हूं, कोफैक्टर ही फाइंड करता हूं, ठीक है। वहीं पे हम जो है माइनर को दिखा देंगे, अलग से सेपरेट हम फाइंड नहीं कर रहे हैं। देखो कैसे, सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को कुछ मान लो, लेट डेल्टा इक्वल्स टू 1 5 -7 8 0 4 3 2 9 दे दिए।
अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए देंगे द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट क्या 1, द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट क्या 1, और 1 एलिमेंट का पोजीशन क्या है A11, और उसके कोफैक्टर को डिनोट कैसे करते हैं कैपिटल A11 से। तो A11 इक्वल्स टू क्या लिखते हो, दिस इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला -1 का पावर i प्लस जे, तो ये i रहा ये जे रहा, यानी क्या 1 + 1 इनटू क्या लिखते हैं, तो इनटू आप लिखते हो क्या M11 लिखते हो, और M11 क्या है माइनर है एलिमेंट A11 का। अब इस M11 को कैसे फाइंड करते हैं, तो वो एलिमेंट जिस रो में होता है जिस कॉलम में होता है उसको डिलीट करने से जो मिला डिटरमिनेंट उसी को कहते हैं। अब देखो यहां पर M11 होना चाहिए, तो हम यहीं पर दिखाते हैं M11 कैसे फाइंड होगा। ठीक है, तो 1 का फाइंड करना है, ये 1 जिस रो में है वो रो कैंसिल, वो कॉलम कैंसिल, क्या बचा 0 4 2 9। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे इसको हम लोग क्या 0 4 2 9, ये तरीका हुआ। यही तो आपका क्या है M11 है। इसे हम लोग पहले अलग से फाइंड नहीं किए, यहीं पर फाइंड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है ओनली कोफैक्टर्स पूछा है। यदि यहां रहता फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स तो इसे भी सेपरेट हमको यहां फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। -1 का पावर 2 ये पॉजिटिव हो गया, और इसको क्रॉस कीजिए, इसको 0 को 9 से 0 हो गया, फिर देते हैं -2 को 4 से कितना हो गया 8, दिस इक्वल्स टू कितना जाएगा -8 हो गया। ठीक है, अगले एलिमेंट की फाइंड कीजिए, देंगे क्या द कोफैक्टर ही लिखेंगे ऐसे, यहां देंगे सिंगल एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, द कोफैक्टर ऑफ 5 दिस इक्वल्स टू, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है A12 है, उसके कोफैक्टर को कैपिटल A12 लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू M12। कैसे फाइंड होगा, एलिमेंट 5 का फाइंड करना है, तो ये 5 का करना है, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, दिस रो एंड दिस कॉलम कैंसिल, तो क्या मिला हमें 8 4 3 9। देंगे यहां पर क्या 8 4 3 9, दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर 3 निगेटिव। अब इसको कीजिए क्रॉस, 8 को 9 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 72 माइनस, ठीक है 3 को 4 से, ये कितना हो गया 12, दिस इक्वल्स टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ गया 72 माइनस 12 तो 60, और यहाँ माइनस पहले से है, कितना हुआ ये -60 आ गया। ठीक है, फिर इस तरह जो हम लोग -7 को फाइंड कर देंगे, देंगे क्या द कोफैक्टर ऑफ क्या एलिमेंट -7 दिस इक्वल्स टू क्या लिखिएगा आप A13, दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर 1 + 3 इंटू क्या होगा M13, तो दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 8 0 3 2, ये आपका 2 है। देंगे डिटरमिनेंट ऑफ क्या देंगे 8 0 3 2। अब इसको फाइंड कर लीजिए, -1 टू दी पावर कितना 4 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर लीजिए, 16 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 16 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो तो इस R1 का फाइंड कर लिए हम लोग, तो ऐसे कर करके आप सारे एलिमेंट का फाइंड कर सकते हो, तो बाकी एलिमेंट का आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी को मैं देखो फिर से बतला रहा हूं, एक साथ हम R1 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर को फाइंड कर लेते हैं, एक साथ फाइंड कर लेंगे। यहां तो अलग अलग लिख के किए ना, एक ही लाइन में सबको हम लोग फाइंड कर लेंगे, R1 का R2 का R3 का।
तो आप उस तरीके को भी देखो कि वो कैसे फाइंड करते हैं, है ना। सेपरेट R1 का निकाल लेंगे, R2 का, फिर R3 का निकाल लेंगे। और यहाँ क्या है, एलिमेंट बाय एलिमेंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो आपने देख लिया, आप इसको ऐसे फाइंड कर ही सकते हो। अब देखो कि रो वाइज कैसे इसको फाइंड करते हैं, वो तरीका आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करते रो से। देंगे द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 ऑफ डेल्टा R। डेल्टा के R1 एलिमेंट का कोफैक्टर्स फाइंड करना है। देखो इस एलिमेंट 1 का फाइंड करना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या होता है, ये साइन होता है, इनटू क्या होता है, माइनर होता है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो ये रो ये कॉलम कैंसिल, हम पहले फाइंड करते हैं माइनर को, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, 0 4 2 9, ठीक है, कॉमा। अब एलिमेंट 5 का फाइंड करते हैं। 5 का एलिमेंट का हमने क्या लिखा यहाँ पे, R1, तो 1 का हो चुका है। अब फाइंड करते हैं 5 का। दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या मिला, 8 4 3 9, कॉमा। फिर नेक्स्ट क्या एलिमेंट है, -7 का। दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या मिलेगा, 8 0 3 2, हो गया। तो ये अभी हमने क्या किया, सिर्फ माइनर को फाइंड किया, जबकि कोफैक्टर हमको निकालना है। तो यहाँ पर -1 का पावर i प्लस j है। अब ये चीज़ हम सब में डालेंगे, ठीक है। तो अब सोचो कि इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, 1 1 है, तो -1 की पावर 2 हो गया, तो वो क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा वो मेरा। फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो आप ये कर सकते हो, अल्टरनेट साइन इसमें डाल दीजिए, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब हम जब R2 का निकालेंगे तो वहां पे साइन क्या काम करेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। अब देखो, अब यहां से एक बात आपको समझ में आएगी। जब डिटरमिनेंट स्टार्ट किए थे तो वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसको एक्सपेंड करके उसके वैल्यू को हम लोग फाइंड करते थे, ठीक है। जब वैल्यू को फाइंड करते थे, एक्सपेंड करते थे, तो एक्सपेंड करने के दौरान हमने साइन रूल बतलाया था कि साइन कैसे लेना है, बतलाए थे क्या, अल्टरनेट साइन ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से बतला दिए थे। लेकिन एक्चुअल में वो साइन आया कहाँ से था, इस विषय पे हमने कुछ कहा नहीं था। तो उस साइन का जन्मदाता कौन है, तो उस साइन का जन्मदाता आपका कोफैक्टर है, ठीक है। इसी साइन के वजह से हम वहां पर वो साइन यूज करते हैं, है ना। वास्तव में ये है कि इसका जो वैल्यू हम लोग एक्सपेंड करके फाइंड करते हैं, वो चीज माइनर और कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट के बाद का चीज है वो, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट के बाद का चीज है कि हम इसको फाइंड करेंगे। क्योंकि हम जो है बतला रहे हैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बतला रहे हैं। तो एनसीईआरटी में क्या है, ये बाद में जाके दिया हुआ है, इसलिए इसको हमने बाद में बतलाया। आप देखेंगे बहुत सारे किताब में क्या कि माइनर कोफैक्टर जो है डिटरमिनेंट के स्टार्टिंग में ही वो वहां पर उसका उल्लेख कर दिया है, ठीक है। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई कि वहां जो हम लोग प्लस माइनस साइन का जो यूज किए थे, वो साइन वास्तव में आ रहा कहां से था, ठीक है, वो साइन हमारा यहां से आया था। क्लियर है, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं। अब इसको आप फाइंड तो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो देख लीजिए, डेट इज, अब इसको क्रॉस कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, 0 -8 ब्रैकेट क्लोज कॉमा माइनस, यहाँ कितना हो गया 72 -12, ठीक है, कॉमा, यहाँ कितना हो गया 16 -0, ठीक है, डेट इज -8 कॉमा -60 कॉमा
और यहाँ हो गया कितना 16। तो इस तरीके से आपने देखा R1 वाले एलिमेंट का हमने कॉफैक्टर को फाइंड कर लिया। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, ये वाला तो ये वाला, या इसके पहले जो बतलाए थे सेपरेट एलिमेंट करके फाइंड करते थे, आप उसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। हाँ, तो ये जो है आपका माइनस कॉफैक्टर, इस पर आधारित आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी का 4.4 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखो तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 4.4, तो उसके क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप उसको भी पहले जान लो। देखिए, डेल्टा इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कहा जाए क्या है कि इसको आप एक्सपेंड करो। एक्सपेंड वैसे करना है जैसे कि हम लोग फर्स्ट में पहले पढ़ते थे एक्सरसाइज 4.1 में, बस वैसे आप इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड एलोंग R1, इस डिटर्मिनेंट को R1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। देखो तो क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू A11, उस एलिमेंट को लिख दिए। अब क्या होगा, दिस रो दिस कॉलम रिलेटिंग, क्या बचा A22, A23, A32, A33, फिर क्या देते हो, माइनस देते हो साइन। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A12, तो दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, A21, A23, A31, A33। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस देंगे A13, ये क्या होगा, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या मिला A21, A22, A31, A32। ठीक है, ये आ गया। ध्यान से देखिएगा, A11 आपसे पूछे कि ये है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33, ये है क्या, तो आप क्या कहेंगे, ये जो है वो एलिमेंट A11 का माइनर है। ठीक है, इस एलिमेंट A11 का क्या है, माइनर है। आप इसका फाइंड करेंगे माइनर, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, तो इसके बदले हम इसको कह सकते हैं क्या, M11। ठीक है, माइनस है, देते माइनस A12, फिर इसे क्या कहोगे, इसे कहेंगे एलिमेंट A12 का माइनर है, तो यहां देंगे क्या, M12, फिर प्लस A13। इसे क्या कहोगे, तो एलिमेंट A13 का माइनर, तो क्या देंगे, M13। दिस इक्वल्स टू, अब देखो इसको फिर हम क्या करते हैं, अब इसे इस माइनर को अब लेकर चलते हैं कॉफैक्टर के फॉर्म में। कैसे, M11 है, ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं इंटू है ही -1 का पावर, यहां जो 1 दिया हुआ है 1 + 1 इंटू में क्या, M11। इसके बदले A11 इंटू M11 के बदले हमने ये एक्सप्रेस किया, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 का पावर 2 पॉजिटिव बिल्कुल आ रहा है। फिर हमने क्या किया, फिर प्लस ही दिया, यहां माइनस है, हमने क्या दिया, प्लस दिया। प्लस में क्या एलिमेंट क्या है, A12। अब फिर यहां लिखते हैं इंटू में क्या, -1 का पावर क्या, यहां 1 2 है ना, तो 1 + 2, और यहां क्या M12,
फिर प्लस देंगे, प्लस भी है। नेक्स्ट एलिमेंट है A13, इनटू देंगे क्या, -1 का पावर क्या होगा 1 + 3 और इनटू में क्या M13। आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है अपने पहले वाले एक्सप्रेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? दिस इक्वल्स टू A11। अब आप बोल सकते हो क्या ये क्या है मेरा, ये क्या है, तो ये आपका कोफैक्टर है, A11 है ये मेरा, नहीं है। A11 इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, यही लिखोगे -1 का पावर 1 + 1 इंटू क्या M11, फिर प्लस देंगे, प्लस क्या A12, फिर इसे क्या लिखोगे, इसे कैपिटल A12 प्लस देंगे, फिर प्लस क्या A13 और यहाँ क्या है कैपिटल A13, ये निकला। तो अभी आपने क्या देखा, इस डिटर्मिनांट को R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किए तो हमको ये मिला। ठीक है, आप इसको देखिए गौर से, यहाँ है क्या, एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट किसका है, तो एलिमेंट ये R1 का है। ये कोफैक्टर किसका है, उसी R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर है। ठीक है, तो यहां पर देखो A11, तो यहां कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, जो एलिमेंट है उसी सारे एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनांट का वैल्यू जो इक्वल होगा किसी रो के एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का क्या होता है, सम होता है। तो हम इसको इक्वल्स टू क्या दे सकते हैं, सम ऑफ, है ना, प्लस यहां है, प्लस यहां है, सम ऑफ किसका किसका सम, सम ऑफ इन सारे एलिमेंट का सम। ठीक है, अब इन सारे एलिमेंट में क्या देखते हो, इस दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट है, तो सम ऑफ क्या प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट जी, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स किसका है R1 का, एलिमेंट्स ऑफ R1 विथ दियर corresponding कोफैक्टर, ये हुआ। तो किसी भी डिटर्मिनांट का वैल्यू आपने क्या देखा, यहां हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किए, यदि आप इसको R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करते तो R2 यहां पर लिखते और यहां पर R2 का एलिमेंट होता और यहां पर R2 के एलिमेंट का कोफैक्टर होता। यदि हम एक्सपेंड करते लॉन्ग R3 तो यहां पर एलिमेंट R3 का होता, कोफैक्टर भी R3 का ही यहां होता। तो किसी भी डिटर्मिनांट का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का एलिमेंट होगा तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का क्या होगा, योगफल के बराबर होगा। बात समझ में आई? और यदि इसमें मान लो कि एलिमेंट मेरा है R1 का, कोफैक्टर है R2 का, है ना, एलिमेंट हमने क्या कहा, एलिमेंट मेरा है R1 का, एलिमेंट मेरा हो गया R1 का, ठीक है, कोफैक्टर हो R2 का कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या लिखोगे A21, इसका कोफैक्टर A22, इसका कोफैक्टर A23 और इसका सम। ठीक है, एलिमेंट R1 का रहा, कोफैक्टर किसका है R2 का, तो इस सिचुएशन में उस डिटर्मिनांट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एनी अदर रो का कोफैक्टर हो जाएगा तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होता है, इक्वल्स टू 0। तो जिस रो का एलिमेंट है उसी रो का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होता है इक्वल्स टू
क्या डिटर्मिनेंट होता है। बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देख रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4। एनसीईआरटी है एक्सरसाइज है 4.4। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट में दो क्वेश्चन है, ये दोनों ऑर्डर 2/2 का है, उस दोनों का माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करना है। एग्जाम्पल में बता दिए थे, ये आप कर लोगे। सेकेंड जो है वो ऑर्डर 3 का है और उसमें भी आपको माइनर्स और कोफैक्टर ही फाइंड करना है, ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट डेल्टा इक्वल्स टू दिस। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, हम थर्ड से बतला। थर्ड में कहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट डेल्टा इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ठीक है, तो इस डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 3 8 2 0 1 1 2 3, इसका वैल्यू फाइंड करना है। और ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 में ही पढ़ चुके थे। तो वहाँ जैसे आप फाइंड किए थे कि डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दिए कहीं से भी, R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 कहीं से इसको एक्सपेंड कर दिए थे, तो वो तरीका था। तो उस तरीके से इसे हमें नहीं बनाना है। अभी हमने पढ़ा था माइनस कोफैक्टर्स, तो यहाँ क्या कहा है, यूजिंग क्या, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का यूज करना है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, किसी भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है। तो देखिए डेल्टा इक्वल्स टू A11, तो A11 प्लस फिर क्या A12, A12, ठीक है, प्लस A13, A13, जिस रो का एलिमेंट है उसी रो का कोफैक्टर भी होगा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा। तो इसमें हमने R1 के एलिमेंट दिखाया है, जो एलिमेंट R2 का लेंगे तब डेल्टा इक्वल्स टू क्या निकलेगा, A12, तो A12 प्लस फिर क्या होगा A22, A22 प्लस फिर क्या देंगे A23, तो यहाँ A23। ठीक है, सॉरी यहाँ 1 2 नहीं, यहाँ पे आपका 2 1 होगा, 2 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड रो का एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमको सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू हम लोग ये लिखेंगे, इसमें हम पहले सारे एलिमेंट का कोफैक्टर पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, तो लिखते हैं क्या, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो R2, ठीक है, वी हैव डेल्टा इक्वल्स टू, तो R2 के एलिमेंट का कहा गया, तो R2 के एलिमेंट का क्या लिखेंगे हम लोग, तो A21, A21 जो एलिमेंट उसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा R2 का A22, A22 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा
A23 तो A23 ये होगा। अब इसमें जो है A21, A22, A23 ये तो एलिमेंट आपको पता है ही क्या है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। तो हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं फाइंड। ना किसका A21 का ना, मतलब A21 इक्वल्स टू क्या लिखती हो आप, क्या है फॉर्मूला -1, फिर क्या होता है उसका पावर क्या, यहाँ जिसका सफिक्स है 2 + 1 इनटू क्या देते हो माइनर। माइनर कैसे फाइंड करते हैं, तो एलिमेंट किसका 21 का ना, इस एलिमेंट का माइनर, तो दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 3 8 2 3 3 8 2 3। ठीक है, अब इसको फाइंड कर लो। माइनस का पावर 3 है तो ये होगा नेगेटिव, इनटू 3 × 3 9 - 16, दिस इक्वल्स टू 9 - 16 -7, और माइनस पहले से है तो पॉजिटिव हो गया, 7 आ गया। अब क्या है A22, तो A22 क्या लिखेंगे -1 का पावर 2 + 2 इनटू क्या M22, तो इस एलिमेंट 0 का फाइंड करना है माइनर, तो दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 5 8 1 3 5 8 1 3, दिस इक्वल्स टू -1 की पावर 4 पॉजिटिव, 5 × 3 15 -1 × 8 तो 8 इक्वल्स टू 7। फिर क्या है A23 है, A23 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 3 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब यहाँ पे माइनर किसका 1 का ना, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 5 3 2 0, माइनस की पावर 5 है तो ये आपका नेगेटिव होगा, 5 × 0 तो 0 हो जाएगा, -2 × 3 कितना ये हो गया 6 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट डेल्टा इक्वल्स टू क्या है A21 का एलिमेंट क्या आपके पास है, तो 2 है, दे देंगे 2, फिर उसके बाद इंटू होता है, दे देंगे इंटू क्या A21 निकाल चुके हो कितना 7 हो गया, फिर क्या है प्लस है, दे देंगे प्लस क्या A22 का एलिमेंट क्या है 0 है, देंगे 0, फिर इंटू उसका कोफैक्टर कितना निकला है 7, फिर दे देंगे प्लस। नेक्स्ट क्या है A23 वो एलिमेंट कितना है 1, इंटू उसका कोफैक्टर कितना आया 6। ठीक है, दिस इक्वल्स टू, अब ये कितना हो गया 14 + 0 + 6 इक्वल्स टू 20। ये मेरे को तक कहीं मिस्टेक हुआ, मिस्टेक कहाँ है चेक कर लो, यहाँ A23 है, दिस कैंसिल 5 3 1 2, सॉरी यहीं पे मिस्टेक है, यहाँ होगा आपका 5 3 1 2 हो जाएगा। अब ये 5 × 2 10 और माइनस ये आपका 3, दिस इक्वल्स टू हो गया आपका ये -7, यस, तो यहाँ पे 1 इंटू देंगे -7, तो ये आपका हो गया -7, और 14 -7 कितना हो गया 7, तो यही हुआ आपका आंसर। अब इसको आप डायरेक्ट इसे एक्सपेंड करते थे तो वही चीज़ है, तो डायरेक्ट हम जो एक्सपेंड करते थे वो चीज़ और ये दोनों सेम ही है ना, तो वहाँ अल्टरनेट साइन देख के आप उसको एक्सपेंड करते थे, वो कॉन्सेप्ट मेरा यहीं से गया है वहाँ। क्लियर है। इसके बाद जो है 4 नंबर है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट डेल्टा इक्वल्स टू, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। 5वां एक ऑब्जेक्टिव है ना, तो डेल्टा दिया हुआ है और आपसे पूछा Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे जो जिस रो का एलिमेंट होगा उसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कहाँ मिलता है, देख लीजिए। ऑप्शन एम है क्या, ऑप्शन एम देखो A11 है तो कोफैक्टर हो गया A31, नहीं ये कट जाएगा है ना, जिसमें देखो उसका लोअर सफिक्स जहाँ मैच कर जाएगा। बी देख लीजिए, बी में क्या है A11 है, कैपिटल A11 ठीक है, प्लस A12 कैपिटल A21 हो गया, ये भी नहीं होगा, छोड़ दीजिए। सी देख लीजिए,
सी में है A21 कैपिटल A11 है, ये भी नहीं होगा। डी देख लो, स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल A21 कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A31 कैपिटल A31, ये आपका मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो एलिमेंट होगा उसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होना चाहिए, तो ये जहाँ मैच कर गया वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है, एनसीईआरटी है, एग्जाम एक्सरसाइज 4.2 एग्जाम्पल नंबर 15 है, जो कि पेज नंबर 170 मिलेगा इंग्लिश मीडियम वाले बुक में। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, इसका क्या मतलब? मतलब इसका ये हुआ कि एक्स वाई जेड जो है वो तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों का वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। और डेल्टा इक्वस टू ये इक्वस टू 0 दिया हुआ है, ये गिवन है, दिस इक्वस टू 0 दिया, गिवन हो गया। देन सो डैट, तो हमको ये प्रूव करना है क्या? 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वस टू 0, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो हम इसी को लेकर बढ़ते हैं, देखिए हो जाएगा। चल रहे हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में चलेंगे तो क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इक्वस टू 0। ठीक है, या डेल्टा इक्वस टू दिस लेकर बढ़ेंगे, लास्ट में फिर 0 को दिखा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर दोनों को साथ लेके भी आप चल सकते हो। तो हम दोनों को साथ ले लेते हैं। तो अब देखो इसमें इस डिटर्मिनांट को हम दो डिटर्मिनांट के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ ऐसा संभव है कि यहाँ पर C3 का जो एलिमेंट है वो दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पॉसिबल है। तो ज्वाइंट कहाँ पर है? ज्वाइंट है C3 में, ज्वाइंट है। ठीक है, तो दो डिटर्मिनांट के समय जो बनेगा तो उस दोनों डिटर्मिनांट का C1 C2 सेम रहेगा। तो आप इसको लिखेंगे क्या? एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ 1 1 1, फिर देते हैं क्या? प्लस, प्लस में क्या दीजिएगा? एक्स वाई जेड, फिर क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा कर दिए। दिस इंप्लाइज, अब इसके बाद देखिए इसमें हम कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। देखिए ये आपका C3 है, ये C1 है, इस दोनों को हम चेंज कर रहे हैं, इस दोनों को। ठीक है, तो इंटरचेंज कर रहे हैं। 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये अपने स्थान पे है, और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। जब किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को अदला बदली किया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस, प्लस देखो यहाँ R1 से x कॉमन आएगा, R2 से y कॉमन आएगा, R3 से z कॉमन आएगा, तो x y z हम कॉमन कर लिए तो क्या मिलेगा? यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ x मिलेगा, यहाँ x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ y मिलेगा, यहाँ y स्क्वायर मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ z मिलेगा, और यहाँ z स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर इंटरचेंज क्यों किए? इसके पीछे क्या बात छिपी हुई थी? तो यहाँ पर देखिए 1 1 आ रहा है ना, फिर क्या है? एक्स वाई जेड है ना, और यहाँ क्या है? तो ऐसा फॉर्म में हम इसको भी रिड्यूस कर लेते हैं, यानी इसमें जो है एक बार और इंटरचेंजिंग करना पड़ेगा, फिर ये और ये सेम हो जाएगा। और सेम होने से फ़ायदा ये होगा कि हम इसको और इसको दोनों को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं लिख, क्या इंटरचेंज किया गया है? C1 और किस C3 को ना इन डिटर्मिनांट फर्स्ट, पहले वाले डिटर्मिनांट में किया गया इन डिटर्मिनांट फर्स्ट। ठीक है,
अगेन इंटरचेंज, तो फिर अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कर रहे हैं इस दोनों को कर रहे हैं चेंज, C2 C3 को, तो यहाँ 1 1 1 रहेगा, यहाँ x y z हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस है x y z, इसे वैसे लिख दो 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वस टू 0, और यहाँ भी दे दो क्या C2 इंटरचेंज C3 इन डिटर्मिनेंट क्या फर्स्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, तो इस दोनों को हम कॉमन कर सकते हैं। जब दोनों को कॉमन कर लिए तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ मेरे पास 1 है और यहाँ x y z है, तो लिख सकते हैं क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इम्प्लाइज क्या 1 प्लस एक्स वाई जेड, इंटू में बचेगा क्या 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 0। और फिर इसे हम लोग ऐसे पीछे वाले क्वेश्चन में बनाते थे, है ना, कि एक ही रो में या एक ही कॉलम में 2 जीरो को प्राप्त करना, वो कॉमन फिर यहाँ भी करेंगे। और यहाँ आसानी से आ ही रहा है, तो क्या करोगे, तो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस कर देंगे तो हमको आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग कर देते हैं क्या, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस क्या R3। ठीक है, इस R2 को R1 में घटा दिए, फिर इस R3 को R2 में घटा दिए, तो इस दोनों क्या हो रहा है 0 हो रहा है। क्या दोगे, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स वाई जेड, इंटू में देंगे क्या 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए इसके बाद इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ देखो x माइनस वाई है, क्या यहाँ x माइनस वाई है, बिल्कुल है। आप इसको जब तोड़ोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, और 0 में तो होता ही है, उसे जो चाहो कॉमन कर सकते हो। तो R1 से एक्स माइनस वाई कॉमन कर सकते हैं, और R2 से वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड। ठीक है, तो टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप लिख देना, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट ही, इसे यहां से मैं हटा देता हूं। ठीक है, देंगे क्या 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो कॉमन किए x माइनस वाई, कॉमन किए y माइनस जेड। अब मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ y प्लस जेड, यहाँ 1 जेड, और ये जेड स्क्वायर, और एक कॉस्ट्यूम दे देंगे क्या 0। क्लियर है, ये यहाँ से इस तरीके से चलेगा। ठीक, इसे भी हटा दो। तो अब देखिए इसके बाद दिस इम्प्लाइज, आप इसको आप एक्सपेंड कर लो एलोंग C1, 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस कैंसिल, 1 एक्स प्लस वाई 1 वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड है वाई प्लस जेड, और इक्वस टू में क्या है, इक्वस टू 0 है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, इसको क्रॉस कर लीजिए, तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इन कर गया माइनस, तो माइनस वाई इक्वस टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, वाई कट जाएगा, जेड माइनस एक्स इक्वस टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आइदर और, है ना, एक बार दिस इक्वस टू 0, फिर दिस इक्वस टू 0, फिर दिस इक्वस टू 0, फिर दिस इक्वस टू 0, है ना, ईच फैक्टर इक्वस टू 0। व्हेन these factors equal to 0, then given the condition does not satisfy। यहां देखो जो कंडीशन दिया हुआ है, यदि हम इन तीनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर दें,
यानी x माइनस वाई इक्वस टू 0 कर दें तो यहाँ से हमको मिला x इक्वस टू वाई, फिर यहाँ से y माइनस जेड इक्वस टू 0 कर दें तो फिर मिलेगा y इक्वस टू जेड, और फिर जब z माइनस एक्स इक्वस टू करेंगे 0 तो वहाँ क्या मिलेगा z इक्वस टू एक्स। तो इस तरह से क्या हुआ कि x, y, z तीनों आपस में बराबर हो गया, और यहाँ क्वेश्चन में पहले ही कह चुका है x, y, z जो है वो डिफरेंट है, वो तीनों वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस तीनों वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू 0 क्या होगा, तो इक्वल टू सिर्फ 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ दे देंगे क्या, क्या x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0, y माइनस जेड डज नॉट इक्वल टू 0, z माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। प्रूफ क्या करना था आपको, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, हैंस द रिजल्ट प्रूफ हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।